अगर तुम भी मॉनिटर परचेज करते टाइम सिर्फ उसके रिफ्रेश रेट और पैनल टाइप को देखकर खुश हो जाते हो तो तुम भी दूसरों की तरह काफी चीजें मिस आउट कर रहे हो। 2026 के अंदर मॉनिटर मार्केट काफी हद तक चेंज हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि कंपनियां तुम्हारे सामने शो भी नहीं करवाना चाहती, और आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं सभी की फैक्टर के बारे में बात करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मॉनिटर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि तुम्हें मॉनिटर परचेज करते टाइम नहीं करनी है। सो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में तुम तुम्हारे लिए एक मॉनिटर खुद से सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। मॉनिटर सिलेक्ट करने से पहले तुम्हें खुद से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि तुम कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो। बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज होती है। नंबर 1, प्रोडक्टिव एंड ऑफिस यूजर, जिसके अंदर अगर तुम्हें कोडिंग करनी है, एक्सेल करने हैं या फिर तुम रीडिंग वाले काम ज़्यादा करते हो। बेसिकली स्टडिंग तुम्हारा एक मेन पर्पस है, फिर चाहे तुम प्रोग्रामिंग करते हो या फिर नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग भी करते हो, तो तुम खुद को प्रोडक्टिव या फिर ऑफिस यूजर की कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, जिसके अंदर स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में हमारे क्रिएटिव यूजर, जो कि इमेज या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं या फिर आर्किटेक्ट वाले काम करते हैं। इन यूजर्स के लिए कलर एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद में आती है गेमिंग कैटेगरी। अगर तुम गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हो रिलेटेड टू गेमिंग, तो तुम खुद को इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। इस कैटेगरी के अंदर रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हें स्क्रीन के ऊपर ओवरऑल एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर तुम खुद को प्रोडक्टिव कैटेगरी के अंदर डालते हो और कभी कभी तुम क्रिएटिव काम करते हो जैसे आफ्टर इफेक्ट या फिर वीडियो एडिटिंग वाले काम, तो तुम खुद को क्रिएटिव कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, जिससे कि तुम्हें फ्यूचर के अंदर मॉनिटर को अपग्रेड ना करना पड़े। अब तुम खुद देख लो कि तुम कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। अब हम चलते हैं सीधा पैनल टाइप के ऊपर। मेनली मार्केट के अंदर हमारे पास 4 तरह के पैनल्स है, TN, VA, IPS और OLED, जिनमें से ये 3 हमारे LED बैकलाइटिंग LCD स्क्रीन है। OLED हमारा बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इन सभी पैनल टाइप के अंदर से मैं बात करूंगा सबसे पहले TN पैनल की, जिसके अंदर तुम्हें वर्स्ट कलर मिलते हैं, वर्स्ट व्यूइंग एंगल मिलते हैं, और अगर तुम इन पैनल को साइड के अंदर से देखोगे तो कलर बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं और तुम्हें बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। बट इस पैनल के कुछ प्रोज भी है, जैसे कि इसके अंदर तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है और रिस्पॉन्स रेट भी काफी लो मिलता है। इसी वजह से काफी बजट गेमर इन पैनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तुमसे यही रहेगी कि अगर तुम 2026 के अंदर कोई भी मॉनिटर ले रहे हो तो TN पैनल से दूर ही रहना, फिर चाहे वो तुम्हारा मेन पर्पस गेमिंग क्यों ना हो। बट फिर भी बहुत सारे लोग TN पैनल को एज अ गेमिंग पैनल की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे VA पैनल, जिसके अंदर तुम्हें TN पैनल के मुकाबले में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है, बढ़िया व्यूइंग एंगल मिलते हैं, बट इनका रिस्पॉन्स टाइम काफी हाई होता है, जिसकी वजह से ये पैनल हमारा गेमिंग मॉनिटर के पैनल के अंदर यूज नहीं होता। और अगर तुम्हारा मेन पर्पस गेमिंग है तो तुम VA पैनल से थोड़ा सा दूर ही रहना। बट इन पैनल का एक बढ़िया पॉइंट ये भी है कि तुम्हें इसके अंदर बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाएगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेसिकली क्या करता है कि तुम्हारे ब्लैक कितने ज्यादा डार्कर दिखेंगे और व्हाइट तुम्हारा कितना ज्यादा व्हाइट दिखेगा, उसको हम कॉन्ट्रास्ट रेशियो के अंदर मेजर करते हैं। तो अगर तुम प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हो तो उसके अंदर तुम VA पैनल के साथ जा सकते हो। VA के बाद में आता है हमारा IPS पैनल, जिसके अंदर तुम्हें VA के मुकाबले में बढ़िया कलर मिलेंगे, बढ़िया व्यूइंग एंगल मिलेंगे, और ये तुम्हारा ऑलराउंडर पैनल है, जिसको कि तुम प्रोडक्टिविटी के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्रिएटिव कामों के अंदर भी यूज कर सकते हो और गेमिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो। IPS पैनल के अंदर तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा और लो रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाएगा। इनकी कॉस्ट भी VA के कंपैरिजन के अंदर इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आज के टाइम के अंदर तुम्हें IPS पैनल अराउंड 10 से 12 हजार रुपए की प्राइसिंग के अंदर मिल जाएंगे। बट IPS पैनल के अंदर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि तुम्हें VA के कंपैरिजन के अंदर इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम मिलता है। इन 2026 IPS पैनल को हम मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट मानते हैं, जो कि तुम्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। बट अगर तुम्हें बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम OLED के साथ भी जा सकते हो। OLED के अंदर तुम्हें बेस्ट कलर एक्यूरेसी मिलती है, बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, लो लेटेंसी मिलती है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इन तीनों पैनल के कंपैरिजन के अंदर सबसे बेस्ट मिलता है। तो अगर तुम्हारा बजट बढ़िया है, फिर चाहे तुम प्रोडक्टिव यूजर हो, क्रिएटिव यूजर हो या फिर गेमर हो, OLED मॉनिटर हमारे सबसे बेस्ट और परफेक्ट मॉनिटर्स हैं। बस इनकी कॉस्ट कंपैरिजन टू अदर पैनल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अब अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे की टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि रिफ्रेश रेट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, कलर एक्यूरेसी। ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इनके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि तुम एक मॉनिटर सही से सिलेक्ट कर सको। अब इन सारी टर्म्स के अंदर से हम शुरुआत करते हैं कलर एक्यूरेसी से। अगर तुम एक क्रिएटिव यूजर हो तो तुम्हारे लिए कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बट स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता दूं कि कलर एक्यूरेसी होती क्या है। अगर तुम कोई भी पिक्चर तुम्हारे मॉनिटर के अंदर देख रहे हो तो क्या रियल लाइफ के अंदर भी उसके कलर वैसे ही हैं, ये तुम्हारी कलर एक्यूरेसी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे मॉनिटर के अंदर लो कलर एक्यूरेसी है तो तुम्हें पिक्चर डिफरेंट कलर के अंदर दिखाई देगी, और अगर तुमने उसके ऊपर कोई एडिट कर दिए तो उसका तो हो गया हैप्पी बर्थडे। इन शॉर्ट, कलर एक्यूरेसी तुम्हें बताती है कि जो पिक्चर तुम तुम्हारे मॉनिटर के अंदर देख रहे हो
क्या वो रियल लाइफ के अंदर भी वैसे ही कलर्स के अंदर अवेलेबल है? अब सपोज करो कि हमारे पास 3 IPS पैनल्स हैं। अब इनके अंदर से सबसे ज़्यादा बढ़िया किसकी कलर एक्यूरेसी रहेगी, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, जिसके अंदर हम कलर डेप्थ, कलर गैमेट और कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखते हैं। इन तीनों टर्म्स के अंदर से हम शुरुआत करते हैं कलर डेप्थ से। तो जब भी तुम कोई भी मॉनिटर सेलेक्ट करते हो तो तुम्हें उसके स्पेसिफिकेशन के अंदर 8 बिट 10 बिट कर कोई नंबर मिलेगा जो कि तुम्हारे कलर डेप्थ को शो करता है। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर के अंदर अगर 8 बिट है तो वो 16 मिलियंस कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि स्टैंडर्ड यूजर के हिसाब से परफेक्ट है। और अगर मॉनिटर के अंदर 10 बिट लिखा हुआ है तो वो मॉनिटर 1 बिलियन कलर्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। अब ऑब्वियसली जितने ज्यादा कलर होंगे उतनी शार्पर इमेज दिखेगी और उतनी ज्यादा उसकी इमेज क्वालिटी भी होगी। इन्हीं के बीच में तुम्हें 8 बिट FRC का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें 8 बिट कलर्स मिलेंगे, जिसको कि FRC की मदद से बढ़ाया गया है। पर अगर तुम क्रिएटिव यूजर हो तो मेरी रिकमेंडेशन तुमसे यही रहेगी कि तुम ट्रू 10 बिट कलर के साथ जाओ। बट ट्रू 10 बिट कलर हमारे काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो तुम 8 बिट प्लस FRC के साथ भी जा सकते हो। बाकी प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के अंदर 8 बिट भी मोर देन इनफ रहेगा। अगला पॉइंट होता है कलर गैमेट। अगर तुम कोई भी मॉनिटर के स्पेसिफिकेशन को चेक करोगे तो तुम्हें वहां पर कुछ नंबर्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे sRGB, DCI P3 या फिर Adobe RGB के अंदर हो सकते हैं। बेसिकली करते क्या है कि तुम्हारे मॉनिटर के अंदर कितनी तुम्हें कलर रेंज मिलती है, इनका नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा तुम्हें कलर के अंदर रेंज मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हम ओवरऑल कलर गैमेट को sRGB, NTPC, DCI P3 के अंदर मेजर करते हैं। अब इनका जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ही रेंज के अंदर तुम्हारा मॉनिटर कलर प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अगर तुम क्रिएटिव यूजर हो तो तुम मेक श्योर करना कि तुम 100% sRGB वाले मॉनिटर के साथ जाओ, और अगर तुम गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी वाले काम करते हो तो तुम 90 और 100 के बीच में जा सकते हो। अब अगला पॉइंट होगा हमारा कॉन्ट्रास्ट रेशियो। बेसिकली ये मॉनिटर के अंदर बताता है कि तुम्हारे ब्लैक कितने ज़्यादा डार्क रहेंगे और व्हाइट कितना ज़्यादा ब्राइट रहेगा। IPS पैनल के अंदर हमें एवरेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1000:1 का मिलता है, और VA पैनल के अंदर कॉन्ट्रास्ट रेशियो 3000:1 का मिलता है। ये नंबर सिर्फ आइडिया के लिए है। अलग अलग मॉडल और अलग अलग पैनल के अंदर तुम्हारे मॉडल के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट रेशियो चेंज होते हैं, तो तुम्हें कॉन्ट्रास्ट रेशियो के ऊपर भी ध्यान करना है। यहाँ पर मैं तुमको एक प्रो टिप दे देता हूँ। अगर तुम फोटोशॉप के अंदर इमेज एडिटिंग वाले काम करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग वाले काम करते हो तो उसके अंदर कलर एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी कॉन्ट्रास्ट रेशियो के मुकाबले में। अब अगर मैं इन तीनों मॉनिटर को एक साथ कंपेयर करता हूँ और मैं एक क्रिएटिव यूजर हूँ तो मैं मॉनिटर C के साथ जाऊंगा, जिसके अंदर मुझे बढ़िया कलर डेप्थ मिलती है, बढ़िया कलर गैमेट मिलता है और बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी मिलता है। बट अगर मैं गेमिंग के नजरिए से देखूंगा तो मैं मॉनिटर B के साथ जाऊंगा। भले ही मुझे इसके अंदर कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिले, बट ये कंपेयर टू C मॉनिटर के मुकाबले में कॉस्ट में काफी कम होगा, और गेमिंग करते टाइम हमें कलर एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। और अगर मैं एक प्रोडक्टिव यूजर हूँ तो मॉनिटर A भी मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है, मेरा काम उसमें भी सही से हो जाएगा। अब आते हैं मॉनिटर के रिफ्रेश रेट के ऊपर। रिफ्रेश रेट बेसिकली तुम्हें मॉनिटर के टाइटल के अंदर ही मिल जाएगा कि तुम्हारा मॉनिटर कितने रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बेसिकली रिफ्रेश रेट बताता क्या है कि तुम्हारा मॉनिटर 1 सेकंड के अंदर कितनी बार रिफ्रेश होगा, और हम इस रिफ्रेश को हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है तो वो मॉनिटर तुम्हारा 1 सेकंड के अंदर 60 बार रिफ्रेश होगा, और अगर तुम्हारे पास 144 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है तो वो मॉनिटर 1 सेकंड के अंदर 144 टाइम्स रिफ्रेश होगा। जितने भी मॉनिटर आते हैं उनके अंदर हमें मिनिमम 60 हर्ट्ज तो मिलता ही है, बट अगर तुम्हें कोई मॉनिटर मिलता है जिसके अंदर 60 हर्ट्ज से भी कम है तो भाई उसे किसी भी कंडीशन के अंदर परचेज मत कर लेना, उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। बट फिर भी मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम प्रोडक्टिविटी के लिए भी ले रहे हो तो तुम मिनिमम 75 और 90 हर्ट्ज के पैनल के साथ जाओ, जिसका एक्सपीरियंस तुम्हारे 60 हर्ट्ज के कंपैरिजन के अंदर फार बेटर होता है। और अगर तुम गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो तुम मिनिमम 144 हर्ट्ज के साथ जाना, और मैक्सिमम तुम 360 हर्ट्ज तक जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि अगर तुम मॉनिटर गेमिंग के लिए ले रहे हो और उसके अंदर तुम्हारे पास 144 हर्ट्ज है तो तुम्हारा CPU भी इतने FPS को सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे मॉनिटर के अंदर 2K रेजोल्यूशन के ऊपर 144 हर्ट्ज है और तुम्हारा CPU मुश्किल से 2K रेजोल्यूशन के ऊपर 70 FPS निकाल कर दे पा रहा है, तो तुम्हें उस कंडीशन के अंदर 70 FPS ही मिलेंगे, ना कि मॉनिटर के फुली 144 हर्ट्ज। मींस तुम्हारा CPU भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितना कि तुम्हारा मॉनिटर सपोर्ट करता हो, अदरवाइज तुम अपने मॉनिटर के पोटेंशियल को कम यूज कर पाओगे। गेमिंग के अंदर FPS गेम टू गेम डिपेंड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम RDR2 खेल रहे हो या फिर GTA Vice City जैसे गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर तुम्हारे CPU और GPU के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और तुम्हारे FPS भी काफ़ी डाउन होंगे। उस कंडीशन के अंदर मॉनिटर में भी फुल पोटेंशियल के ऊपर वर्क ना कर पाए। इन शॉर्ट, अगर तुम मॉनिटर परचेज कर रहे हो तो अपने माइंड के अंदर रखना कि तुम्हारे CPU के अंदर जितनी पावर है उसी के हिसाब से तुम मॉनिटर सिलेक्ट करो। अब अगर मॉनिटर के अंदर गेमिंग की बात चली रही है तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ तुम्हें पॉइंट आउट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम तुम्हारे मॉनिटर के अंदर हाईली इंटेंसिव कोई गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर तुम्हारे फ्रेम ड्रॉप्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी 80 FPS, कभी 120 FPS।
तो इस चीज़ से तुम्हारा मॉनिटर कई बार जिटरिंग होने लग जाता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर तुम्हें लैग मिलेगा। तो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए AMD की तरफ से तुम्हें फ्री सिंक का ऑप्शन मिलता है और NVIDIA के अंदर हमें G-Sync का ऑप्शन मिलता है। फ्री सिंक टेक्नोलॉजी बेसिकली तुम्हारे AMD और NVIDIA दोनों ग्राफिक कार्ड के साथ परफेक्टली वर्क करती है और G-Sync डेडिकेटेड फॉर NVIDIA ग्राफिक कार्ड के लिए होता है, जो कि तुम्हारे इस लैग और लेटेंसी को काफ़ी हद तक कम कर देता है, तुम्हारे GPU और मॉनिटर के FPS को आपस के अंदर सिंक कर देता है, जिससे कि तुम्हें एक स्मूथ गेम प्ले मिलता है। तो अगर तुम कोई नया मॉनिटर ले रहे हो तो ये दोनों फीचर भी तुम उसके अंदर चेकआउट कर सकते हो। अब अगला पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम, जो कि यूजुअली तुम्हें मॉनिटर के टाइटल के अंदर ही क्लियर हो जाता है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है 1 ms, 3 ms, 5 ms etc अकॉर्डिंग टू द मॉडल। बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम करता क्या है कि ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे मॉनिटर के अंदर एक पिक्सल दूसरे कलर के अंदर चेंज होने में कितना टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे मॉनिटर के अंदर 5 ms की लेटेंसी है तो ये 5 ms तक का टाइम लेगा एक कलर से दूसरे कलर के अंदर चेंज होने में। अब तुम्हें जितना कम रिस्पॉन्स टाइम मिलता है तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम हाई FPS वाली गेमिंग करते हो तो तुम्हें हाई रिस्पॉन्स टाइम वाले मॉनिटर के अंदर एक ही फ्रेम में 3 से 4 फ्रेम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए लो लेटेंसी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम गेमिंग के लिए कोई मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो मिनिमम 1 ms की लेटेंसी के साथ जाना, अगर उससे कम मिले तो और भी बढ़िया। फॉर कैजुअल वर्क और प्रोडक्टिविटी के लिए तुम मैक्सिमम 5 ms की लेटेंसी के साथ जा सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेजोल्यूशन। तो मार्केट के अंदर हमारे पास मेनली 3 रेजोल्यूशंस अवेलेबल है, फुल HD, 2K और 4K। अब इन तीनों के अंदर ही जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है पिक्सल का। तुम्हें 4K स्क्रीन के अंदर ज़्यादा पिक्सल्स मिलते हैं कंपेयर टू 2K और फुल HD। अब जितने ज़्यादा तुम्हारे स्क्रीन के अंदर पिक्सल होंगे उतनी ही शार्प और क्लियर तुम्हें इमेज दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास तीनों 24 इंचेस के मॉनिटर है तो फुल HD के अंदर तुम्हें कम डाटा शो होगा, उससे ऊपर 2K और 4K के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा डाटा शो कर सकते हो। और मार्केट के अंदर आज की डेट में 8K और 16K रेजोल्यूशन वाले भी मॉनिटर अवेलेबल है। अगर तुम इतने हाई एंड रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर को यूज करते हो तो मेक श्योर करना कि तुम्हारा PC भी उतना पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए आज की डेट के अंदर भी बहुत सारे गेमर 1080p के अंदर गेमिंग करते हैं, क्योंकि उनका PC इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो इतने ज्यादा रेजोल्यूशन को संभाल पाए। और आज की डेट के अंदर भी मॉनिटर परचेज करते टाइम जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो उसके साइज और रेजोल्यूशन के रिलेशन को इग्नोर ही कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 24 इंच के अंदर फुल HD रेजोल्यूशन वाला कोई मॉनिटर ले रहे हो तो तुम्हें इस लाइन के अंदर 1920 पिक्सल मिलेंगे। और सपोज अगर तुम यही मॉनिटर 27 इंच के अंदर ले रहे हो, अभी भी तुम्हारे रेजोल्यूशन सेम ही रहेगा, तुम्हें इस लाइन के अंदर 9020 पिक्सल ही मिलेंगे, बट यहाँ पर तुम्हारे पिक्सल का साइज बढ़ गया है, जिससे कि इसके अंदर तुम्हें लेस क्लियरिटी मिलेगी कंपेयर टू 24 इंच के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारा रेजोल्यूशन दोनों के अंदर ही सेम है, बट साइज इंक्रीज होने की वजह से इसका PPI बढ़ गया है। अब PPI का मतलब पिक्सल पर इंच। अब जितनी ज़्यादा PPI होती है उतनी क्लियर और शार्प इमेज बनती है। अब अगर तुम 1080p का कोई मॉनिटर ले रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम 24 इंचेस के अंदर लो, और अगर 2K का ले रहे हो तो तुम 27 इंचेस के साथ जा सकते हो, और 4K के अंदर तुम मैक्सिमम 32 इंचेस के साथ भी जा सकते हो। और इन तीनों ही मॉनिटर के अंदर से जो सबसे ज़्यादा स्वीट पॉइंट बनाता है वो है 2K का 27 इंचेस मॉनिटर। 27 इंचेस के अंदर 1080p का मॉनिटर भूल कर भी मत ले लेना, उसकी क्लियरिटी और शार्पनेस तुम्हें काफ़ी कम लगेगी। अब अगला पॉइंट है HDR। तो तुम्हारे मॉनिटर के अंदर जब भी HDR ऑन होता है तो बेसिकली ये क्या करता है कि तुम्हारे मॉनिटर के कलर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है। HDR ऑन होने पर मॉनिटर के ब्लैक कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और व्हाइट कलर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि तुम्हारे गेमिंग और मूवी वॉचिंग के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देता है। अब इसके अंदर भी काफ़ी वेरिएंट आते हैं, जैसे कि HDR 400, 600, 800, 1000। तो जितना ज़्यादा HDR का नंबर होगा ब्लैक और व्हाइट के अंदर उतना ही डिफरेंस रहेगा। तो जितना ज़्यादा तुम्हें HDR मिल रहा है तो तुम उस मॉनिटर को कंसिडर कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि HDR तुम्हारा इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि तुम अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर दो। अब मॉनिटर परचेज करने से पहले मैं मेरी तरफ से तुम्हें एक और प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर तुम Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन को चेक कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम उसके मॉडल नंबर को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेक करो। वहाँ पर तुम क्लियरली चेक कर पाओगे कि उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है फ्लिपकार्ट और Amazon के ऊपर क्या वो एक्यूरेट है या फिर उसके अंदर कोई डिफरेंस है। यूजुअली जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकेशन मिलती है वो 100% एक्यूरेट होती है। बहुत बार Amazon और फ्लिपकार्ट के सेलर कुछ मिस आउट कर देते हैं जिससे कि स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई ना कोई फर्क हमें दिखता है। तो मेक श्योर करना कि तुम मॉनिटर परचेज करने से पहले उस मॉडल नंबर को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर लो। तो किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट की स्पेसिफिकेशन या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट की स्पेसिफिकेशन को एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर कंपेयर कर लेना। और अगर तुम 2 या 3 मॉनिटर के अंदर कंफ्यूज हो कि तुम्हारे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा तो तुम सिंपली एक काम कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से उन मॉनिटर के लिंक को तुम ChatGPT या फिर किसी AI टूल को दे सकते हो जो सिंपली
तुम्हारे लिए एक टेबल क्रिएट कर देगा जिससे कि तुम एक ही पेज के ऊपर उन तीनों मॉनिटर को कंपेयर कर सकते हो। और एट लास्ट एक बार मॉनिटर परचेज करने से पहले उसके अंदर दिए गए पोर्ट्स को भी चेक कर लेना कि तुम्हें उसके अंदर कौन सा HDMI का वर्जन मिलता है, कौन सा DP वर्जन मिलता है, क्या वो तुम्हारा थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है या नहीं करता, हेडफोन जैक का ऑप्शन है या नहीं है, साथ में कौन कौन से उसके अंदर तुम्हें एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, वैसे माउंट के पोर्ट दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी तुम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरी तरफ से रेकमेंडेड बजट के हिसाब से मॉनिटर के लिंक डाल दूंगा, जिनको कि मैं टाइम के हिसाब से अपडेट भी करता रहूंगा, ताकि तुम्हें पता रहे कि मेरी तरफ से किस बजट के अंदर कौन सा मॉनिटर रेकमेंडेड है। तो तुम उनमें से कोई भी मॉनिटर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने मेरा 100% ट्राई किया कि मैं मॉनिटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के तुम्हारे जवाब दे पाऊँ। बट अगर अभी भी तुम्हारे मन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम हमारे चैनल के ऊपर इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।